नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आरक्षण को लेकर के लगातार झगड़ा चल रहा है और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म करने की मंशा उनकी जाहिर होती जा रही है बार-बार। ईडब्ल्यूएस को लोग मान रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो आया 10% आरक्षण सवर्णों के लिए, ईडब्ल्यूएस नाम उसका ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन मूलतः वो सवर्णों के लिए है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए हालांकि है, लेकिन सवर्ण के लिए। बाकी जो ओबीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए उसमें स्पेस नहीं। तो वो ईडब्ल्यूएस जो लिखा गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो नरेंद्र मोदी सरकार में आया और वो सिर्फ शुद्ध रूप से सवर्णों के लिए है, 10% है, ये एक पकड़ी। दूसरा कि ओबीसी का जो परसेंट है वो 27% है। ठीक है, उसमें क्रीमी लेयर पहले से लगा हुआ है, वो भी ठीक है। हालांकि क्रीमी लेयर लगा देने का मतलब फिर ओबीसी क्या हुआ, वो सवाल उठ रहा है। जिसे अभी शेड्यूल्ड कास्ट पे जो है क्रीमी लेयर लगाने का सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर के आपत्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनकी जो जातियां हैं, उनके बीच आरक्षण का बंटवारा सही तरीके से हो, इसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है, सब क्लासिफिकेशन किया जाए शेड्यूल कास्ट में, जिसको लेकर के भारी विरोध हुआ। हालांकि कई लोग समर्थन में खड़े हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने विरोध किया, विपक्ष की पार्टियों ने विरोध किया। और जो है कल उसके लिए भारत बंद बुलाया गया था, आपको पता है। लेकिन एक और इस पे चर्चा चली, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब उसका एग्जैक्ट अगर हिंदी ढूंढने जाइए गूगल के थ्रू, तो पार्श्व प्रवेश, मतलब पीछे से आना, बैक डोर इसको कहते हैं, कि पिछले दरवाजे से घुसा लेना, उसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। हालांकि लेटरल एंट्री जो है कोई पहली बार नहीं किया, इसके पहले 2018 में भी सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत बहाली की थी, लेकिन तब कोई शोर शराबा हुआ नहीं, और हुआ भी तो सरकार बहुमत की थी, जो चाहो वही किया। लेकिन अब इस बार जब 45 पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की बहाली के लिए वैकेंसी निकली यूपीएससी के द्वारा, तो हंगामा मचा। और हंगामा मचाने वालों में जनता दल यू और चिराग पासवान की पार्टी है, वो सबसे आगे रही। हालांकि टीडीपी ने इसका विरोध नहीं किया लेटरल एंट्री के, लेकिन ये दोनों पार्टियों ने विरोध किया कि ये लेटरल एंट्री जो है आरक्षण के साथ धोखा है और ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अब लेटरल एंट्री क्यों कराना चाहती है सरकार, ये कहानी हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि लेटरल एंट्री वाले पे फिर जो है कार्मिक विभाग जो है भारत सरकार का, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा हंगामे के बाद, एक लेटर लिखा, और वो लेटर पहुंचा यूपीएससी के नाम, लिखा, कहा कि आप जो है ये जो विज्ञापन दिया है 45 क्षमा करेंगे 45 अफसरों की बहाली का जो विज्ञापन दिया है उसको रद्द कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के साथ कोई समझौता हो। अब ये देखिए, इसमें भी चाल है, इसको हम खोलेंगे। अब सामाजिक न्याय के साथ समझौता नहीं हो, ये कितनी बड़ी बात लगती है कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, और बार बार कहते हैं कि आरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन आरक्षण के साथ किस तरह से समझौता किया गया है, ये आज हम समझेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये भय आया, इसलिए वो विज्ञापन वापस लिया गया, और उसको कहा जा रहा है कि मोदी सरकार झुक गई, झुकी हुई दिखाई पड़ रही है। अब मोदी सरकार दलील दे रही है, उसके मंत्री कह रहे हैं कि ये जो है 1978 से लागू है लेटरल एंट्री, हमने कोई नया थोड़े लाया है, कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, और वो क्या निर्देश था, क्या प्रावधान था, उस प्रावधानों को कैसे मोदी सरकार ने आधा अधूरे इंप्लीमेंट किया, बाकी जो जरूरी था आरक्षण का जो इश्यू था उसको नेग्लेक्ट किया। आज इंडियन एक्सप्रेस ने काफी डिटेल रिपोर्ट छापी, और इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार हैं जय मजूमदार, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, और उन्होंने उसमें लिखा है, हेडिंग है उसकी, गवर्नमेंट साइड्स सोशल जस्टिस टू कैंसिल लेटरल एंट्री एक्ट 6 years ago इट स्ट्रक्चर्ड स्कीम टू अवॉइड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को अवॉइड करने के लिए किस तरह से इसको प्लान किया गया, ये इसमें राजफाश किया है इंडियन एक्सप्रेस का अखबार। हमारे साथ हैं तो जम्मू भाई, आपका स्वागत है, और स्वागत हमारे तमाम दर्शकों का। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, उसकी मंशा क्या है पहले ये बताइए, फिर उसकी डिटेलिंग में आएंगे। उस आर्टिकल से क्या मंशा जाहिर होती है, सरकार जो कहा जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय को फोकस करके ये कैंसिल करते, जो चाहते हैं प्रधानमंत्री कि सामाजिक न्याय इग्नोर ना हो,
आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए धनंजय भाई, जब से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के नौकरियों के आरक्षण के मामले पर 7 न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी एक सदस्य थे, उन्होंने जो राय रखी, उस कोर्ट ने आरक्षण में सब कोटा का, तब से पूरे देश में आरक्षण का मसला या आरक्षण यह विषय गरमा गया है। विपक्ष पक्ष में लोग बयान देने लगे हैं और उसका असर हम देखते हैं कि राजनीति पे और सरकार पे भी पड़ा है। और सरकार पे तो इतना पड़ा है कि मेरे याद है 18वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद और नतीजे आ जाने के बाद सरकार बनने के पहले 3 दिनों के अंदर जिस प्रकार की कसरत नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिसमें कि एक कसरत ये थी कि चुने हुए नए सांसदों की उन्होंने एक पाठशाला लगाई थी और वो एनडीए के नाम पे कर रहे थे और बता रहे थे कि 100 दिन का जो है मेरा एजेंडा तय है। यानी जबकि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के थे, 100 दिनों में अपने को ये करना है, वो करना है और फिर अब बस देश को नई ऊंचाइयों में ले जाना है। ऐसे कहने वाले, और जब सरकार बन गई नरेंद्र मोदी 3, तो पिछले 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 4 बार अपने प्रस्तावों को उनको वापस लेना पड़ा। ये पिछले 10 साल में नहीं हुआ, अब हो रहा है। और इस वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। उसी में का एक मसला आरक्षण का भी मसला है और इस मसले पर सरकार की जो फजीहत हुई है, मैं इसको फजीहत भी कहता हूं, और सरकार की नीयत जो है वो बेनकाब भी हो गई है। और खास करके आज इंडियन एक्सप्रेस में जो बातें सामने आई, और मेरे ख्याल से फ्रंट पेज की फर्स्ट लीड स्टोरी है, किस तरीके से सरकार और नरेंद्र मोदी 2018 से मतलब एक प्रकार से बेचैन तत्पर थे कि खास करके संयुक्त सचिव पद के, उस पद के रिक्त जो पद है, उसको आरक्षण की पूरी जो हमारे देश के अंदर नौकरियों में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए, उस व्यवस्था को रौंदते हुए जिस तेजी से करीब करीब 105 पदों को भर देना चाहते थे, उसका पूरा लेखा झोंका और काला चिट्ठा सामने आ गया कि ये मोदी सरकार कितनी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और कितने सामाजिक अन्याय के लिए तत्पर है। जी, अब ये आरोप है, बीजेपी के नेताओं ने लगातार आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो किया था, कांग्रेस ने लेटरल, उसने तो शुरू किया था लेटरल एंट्री, पिछले दरवाजे से प्रवेश, और जो है मनमोहन सिंह को लाया गया, मोन्टेक अहलुवालिया को लाया गया, और कांग्रेस का ये बनाया हुआ नियम है, हमने नहीं बनाया है। लेकिन सच क्या है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसको बताया है कि कांग्रेस ने जो उस समय लेटरल एंट्री को लेकर के जो कानून बनाया था, जो नियम बनाया था, उसमें आरक्षण की मंशा, जो आरक्षण है उसको बनाए रखने की मंशा उसमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। आरक्षण को खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान नहीं था, बल्कि लेटरल एंट्री का प्रावधान था कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में या जरूरत पड़ी जहां पे, तो उस डिपार्टमेंट के, उस विभाग के एक्सपर्ट को
जो द बेस्ट होंगे उनको हम कुछ समय के लिए लाएंगे, एडवाइजर के तौर पे लाएंगे या और किसी तौर पे लाएंगे। लेकिन ये भी था उसमें कि अगर ऐसी नियुक्ति होती है तो उसके बदले में दूसरी जगह जो नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा। ये आप उसको डिटेल थोड़ा बतलाइए, क्या कहा है इंडियन एक्सप्रेस में, क्या कहा गया है और क्या सच है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने जिन तथ्यों को उजागर किया है और उनका ये दावा है कि इस मसले में जो फाइल है, जो दस्तावेज है, उनको खंगालने के बाद जो बातें सामने आई है वो लिख रहे हैं। उसके मुताबिक ये सवाल पहली बार 1978 में आया कि क्या लेटरल पद्धति से अधिकारियों को लाया जा सकता है। तो उस समय सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है उसमें वो ये है कि ऐसे पद जिन्हें सिर्फ आरक्षित उम्मीदवारों से ही भरा जा सकता है वहां नहीं होगा ये। The posts which are mandatorily to be filled by the SC/ST candidates, on those posts there cannot be lateral appointments. Correct. ये क्लियर था। उसमें इतना था कि ऑन डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर, और प्रतिनियुक्ति ये कभी भी परमानेंट नहीं होता। प्रतिनियुक्ति कुछ समय के लिए होता है, कुछ काम के लिए होता है। और उसमें भी ये था कि अगर SC/ST के उम्मीदवार मिलते हैं तो उन्हीं को लिया जाएगा, ऑन डेपुटेशन प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी। तो दो बातें हैं, एक कि जो आरक्षित है यानी बिंदु नामावली के मुताबिक जो आरक्षित पद होंगे जॉइंट सेक्रेटरीज के जिस जिस विभाग में, वहां पर नहीं लाए जाएंगे। और दूसरा, अगर लाए भी जाएंगे तो ऑन डेपुटेशन में लाए जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान सरकार का ये कहना, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, ये तो पहले ही हो चुका, तो मैं समझता हूं कि ये झूठ है, बेईमानी है। हो यह रहा था कि वर्तमान सरकार 2018 से वो चाह क्या रही थी, ये है सवाल। वो ऑन डेपुटेशन नहीं लाना चाहती थी। केंद्रीय मंत्रालय में सरकारी में जो जॉइंट सेक्रेटरी के पद वेकेंट है, और वो भी जो आरक्षित पद वेकेंट है, उसमें परमानेंटली लाना चाहती थी। और उसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के मतलब एक प्रकार से मैनिपुलेशंस, ये शब्द गलत नहीं होगा, उस सारे मैनिपुलेशंस करने की उन्होंने कोशिश की। और आखिरी में जो उन्होंने रास्ता निकाला, वो रास्ता ये निकाला कि हर जो खाली पद है उसको एकल पद दिखाया जाए। और एकल पद दिखाने के लिए करना क्या है, तो उसमें उन्होंने वो भी जुगाड़, वो थोड़ा डेट वाइज बताइएगा तो अच्छा लगेगा। वो बड़ा अच्छा लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने। हाँ, मैं बताता हूँ कि 9 मार्च 2018 को क्या किया। देखिए, ये सवाल आया 2018 मार्च में कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग, जहां पर ये जब सूची होती है IAS की, IPS की, उनके पास सूची होती है और वहां से लेटर रिलीज होते रहते हैं कि भाई यहाँ अपॉइंटमेंट, यहाँ अपॉइंटमेंट, या अलग अलग डिपार्टमेंट DOPT को रिक्वायरमेंट भेजता है कि भाई हमारे यहाँ 4 पद खाली है, आपके पास अगर जो लिस्ट है उसमें से इनको भेजिए, हम इंटरव्यू लेंगे वगैरह वगैरह। तो पहला 18 मार्च 2018 को, जो 9 मार्च 2018 नहीं 19 मार्च 2018 को प्राइम मिनिस्टर्स के निर्देश पर
हाँ 50 पदों को जो है जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरीज के पद और 10-10 अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर पोस्ट पे भरने के लिए रिक्वायरमेंट भेजे उन्होंने 50। और 23 तारीख को डीओपीटी ने लेटर लिखा कि भाई रिजर्वेशन के बारे में इन पदों पर थ्रू डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 दिन के अंदर ओपिनियन दीजिए। 2 दिन के अंदर रिजर्वेशन डिवीजन को भेजा। हाँ, तो डेपुटेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्ट रिजर्वेशन डिवीजन। वो अंग्रेजी भी पढ़ दीजिए, उसका हिंदी कर दीजिएगा। ठीक है। अब वो जो डीओपीटी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे विभाग है। एक उसका विभाग होता है रिजर्वेशन डिवीजन, आरक्षण वाला विभाग। तो 23 अप्रैल को डीओपीटी आस्क्ड the opinion of its reservation division on filling up the post through deputation for government employees or contract for private sector candidates in just 2 days in the light of the strict timelines stipulated by the PMO for implementation of the lateral internal policy। बड़ी मजेदार है, इसलिए तो मैंने कहा पढ़िए। अपने आरक्षण विभाग से कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से जिस क्या बोलेंगे उसको, मतलब जिस इम्पोर्टेंस के साथ कह लो, जिस महत्वता के साथ अपॉइंटमेंट करना है, जिस तेजी से उनको करना है, इसलिए आप सरकारी अधिकारियों के पदों पे ऑन डेपुटेशन या बाहर से, क्योंकि कई बार तो प्रमोशन से भरना होता है, या बाहर से जिन लाना है, तो इसका क्या से, प्राइवेट सेक्टर से भी लाना है। प्राइवेट सेक्टर मतलब बाहर से कोई कंपनियों में काम कर रहा होगा इधर उधर, तो आप 2 दिन के अंदर जो है अपना ओपिनियन दीजिए। और उसमें लिखा है ये 2 दिन में, इसलिए कि पीएमओ ऑफिस जो है वो एकदम लगा है हमारे पीछे कि ये चलेगा नहीं, पटापट करो काम। तो उसके ऊपर बड़ी मजेदार उत्तर है 25 तारीख को, 2 दिन में रिजर्वेशन डिवीजन रिप्लाइड दैट as per DOPT instructions dated back to 1967 and 1978, there was no reservation for SC STs in vacancies filled by deputation or transfer, and no specific instructions on applicability or otherwise of reservation for post filled on contract basis। उसने कहा कि 1967 में जो नियम निर्धारित किए गए, बनाए गए, और 78 में भी किसी भी आरक्षित पद पर या रिक्त पद पर डेपुटेशन से नहीं भरा जा सकता, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया जा सकता है। ये क्लियर कट उस डिवीजन ने 2 दिन के अंदर उनको उत्तर दे दिया पीएमओ ऑफिस को। असल यही है। हाँ, और उसने कहा and that keeping in view of the spirit of the 1978 instructions, similar approach may also be adopted while filling up posts on contract basis। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भरना भी है, वो जो स्पिरिट है 1967 का, वो स्पिरिट के विपरीत नहीं हो सकता। और वो स्पिरिट क्या था 78 का, कि जिन जो पद आरक्षित है वहां तो आप डेपुटेशन में भी नहीं ला सकते, आप वहां कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं ला सकते। ये है वो स्पिरिट थी 78 की। अब मई 2009 को 2018, after meeting with the secretary personnel, the reservation division was asked to submit a more analytical submission for considered decision
at this stage that the reservation division invoked the single post idea. जब ये जवाब चले गया तो फिर एक लेटर गया सेक्रेटरी पर्सनल के द्वारा कि भाई आप रिजर्वेशन डिपार्टमेंट को, हाँ, उससे ये मांगा गया आप एक काम करिए, आप एक विश्लेषणात्मक जो प्रस्ताव जो है भेजिए और अधिक विस्तार के साथ दीजिए. हाँ, डिवीजन वाज आस्क्ड टू सबमिट अ मोर एनालिटिकल सबमिशन फॉर कंसिडर्ड डिसीजन. मतलब इसने जो जवाब भेजा था आरक्षण विभाग ने, उसको जस्टिफाई करने के लिए एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो है जिसको क्या कहेंगे कि अहवाल दीजिए, अहवाल भेजिए. तब जो है आरक्षित विभाग ने नई शक्ल दौड़ाई और एक नई आइडिया उन्होंने खोज के निकाला. और वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये है कि अगर हमको जो पदों पे लाना है बाहर से, लिटरली उस पद को एकल कर दो, सिंगल पोस्ट कर दो. और एकल करना अगर है तो उसकी तरकीब भी उन्हें सुझाव दी. एकल अगर करना है तो आप उसके साथ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल और कुछ एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा जोड़ दो, जिससे कि वो पद जो है वो अपन एकल पद में कन्वर्ट कर सकते हैं. और एकल पद को आरक्षण लगता नहीं है. सो दिस वाज द फैंटास्टिक, dubious, manipulative, mischievous idea floated by the reservation division, because पीएमओ ने कहा कि थोड़ा सा विश्लेषणात्मक अहवाल दो. तो विश्लेषणात्मक अहवाल जब बना तो उसमें से ये जिन सामने आया कि हर पद को अपन क्वालिफिकेशन सिंगल पोस्ट कर देते, क्वालिफिकेशन जोड़ देते, कुछ एक्सपीरियंस जोड़ के सिंगल पोस्ट कर देते. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद 10 मई को, मतलब दूसरे ही दिन, नहीं उसके पहले वाला, हाँ 10 मई को बिल्कुल हो गया. 9 मई को आ गया एनालिटिकल रिपोर्ट में सिंगल पोस्ट आइडिया आ गई. करेक्ट. 10 मई को, noting that each post to be filled up under the scheme is a single post where reservation does not apply, the reservation division submitted for the present the arrangement of filling these posts may be deemed as close approximation of deputation where mandatory reservation for SC, ST, OBC is not necessary. दिव्य ज्ञान है सब धनंजय भाई जी. सामाजिक न्याय को किस तरीके से कुचलना है. नौकरियों में ऊपरी सर्वोच्च पदों पर, सेक्रेटरी के पदों पर बहुत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान आ रहा है. हाँ, ये दिव्य ज्ञान आ रहा है कि for the present the arrangement of filling these posts may be deemed as a close approximation of deputation where mandatory reservation for SC, ST, OBC is not necessary. However, it added that if duly eligible SC, ST, OBC candidates are available, they should be considered and priority given to such candidates in similar stipulated cases to ensure holistic representation. मजे की बात. एक तरफ वो ताना बाना बुना जा रहा कि कैसे नियमित पदों को एकल पद में बदला जाए, जिससे कि हम उस दायरे से बाहर आ जाए कि आप नियमित पद भर रहे हो जहां पर रिजर्वेशन का पालन आपको करना है. और इसीलिए एकल पद कर दो. अगर उसके बावजूद अगर पिछड़े वर्ग से कोई लोग मिलते हैं, आवेदक आते हैं, तो उनको प्राथमिकता दिया जाए, उनको प्राथमिकता दिया जाए. इस प्रकार का दिव्य ज्ञान आया, जिससे कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच यानी सर्वव्यापी हमारा एक
और अप्रोच है, ये उसमें से निकल के आ सकता है। और उसके बाद उसमें ये टिप्पणी है शायद पत्रकार की। What the reservation division did not note was the specific instruction for cases that involved a fairly large number of deputations. The 1978 DOPT instruction said where the number of posts to be filled by deputation is fairly substantial, they should endeavor to see that fair proportion of such posts are filled by SC STs, subject of course to availability from feeder categories of qualified persons of these committees. अब ये बड़े मजेदार है। 78 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जहां सब्सटेंशियल, फेयरली सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि मतलब अगर 100 सीट है, 1-2 अगर भरने हैं तो आइसोलेटेड है, लेकिन अगर 25-30 अगर भरने हो तो मोटा मोटी जिसको कहेंगे कुल जमा सब्सटेंशियल अगर सीट्स है, बड़ी संख्या में अगर भरना है, बड़ी संख्या में भरना है तो हाँ, बड़ी संख्या में अगर भरना है तो where the number of posts to be filled by deputation is fairly substantial, the government should endeavor to see that a fair proportion of such posts are filled by SC STs। मतलब उस हालत में सरकार को ये देखना चाहिए कि उन पदों में भी फिर SC ST OBC उम्मीदवार सही संख्या में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऑन डेपुटेशन, बिल्कुल ऑन डेपुटेशन एंड लेटरल और बाहर प्राइवेट से लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 78 में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि ओपन मार्केट से या प्राइवेट सेक्टर से जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर, रिक्त पदों पर लेटरल तरीके से अंदर ले आओ, ये बात नहीं हुई थी। ये बात जरूर 78 तक हुई थी कि भाई अगर हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं या हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं और सब्सटेंशियल पदों पे अगर हमको लाना है ऑन डेपुटेशन, तो डेपुटेशन भी जो होता है वो सरकारी विभाग से ही अन्य सरकारी विभाग में जिसका रैंक इधर से उधर भेजा जाता है। बिल्कुल हाँ, और वो भी परमानेंट होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर को प्रतिनियुक्ति पर परमानेंट पोस्ट पे नहीं भेजा जा सकता है। बिल्कुल, जिसको भेजना है वो भी परमानेंट होगा और जिस पद पे आपको प्रतिनियुक्ति पे लाना है वो दोनों का स्केल एक ही होगा, मैच करना चाहिए, एक होना चाहिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो उस समय वो बात चल रही थी कि भाई अगर सब्सटेंशियल लोगों को डेपुटेशन में लाना है तो ये ध्यान में रखा जाए कि SC ST OBC के लोग ठीक ठाक उसी प्रोपोर्शन में आए, उसी अनुपात में आए, उसी अनुपात में आए। बिल्कुल, मतलब वर्तमान सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारी जो लेटरल एंट्री वाली जो पॉलिसी है वो 1978 जैसी है। दोनों भिन्न पॉलिसी है। इसमें आपने ये तरकीब ढूंढी कि जिससे ST SC OBC का कैंडिडेट आए ही ना, नंबर 1। नंबर आपने ये रास्ता खोला कि प्राइवेट सेक्टर से नॉन UPSC वालों को अंदर ले आए, अर्थात वो RSS के ही चंगू मंगू होंगे, वो या कारपोरेट कंपनी के हों या कारपोरेट कंपनियों के हों, कारपोरेट कंपनी जिसको बिठाना चाहे, कंपनी के भी वही आएंगे जो RSS संबंधित है। क्योंकि ये देखिए, ये सरकार जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में अलग अलग सरकार के विभागों में, जुडिशरी में, यहाँ वहाँ RSS के नॉमिनीज को बिठाया, वो ऊपरी स्तर पर यानी
जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज के स्तर पर भी वो आरएसएस के लोगों को लाना चाहते थे जो नॉन यूपीएससी है, और इसके लिए वो ये सब तरकीब कर रहे थे। मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर माने तो 1978 तक की नीति और 2018 के बाद जो सरकार नीति बना रही थी, जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरीज के रिक्त पदों पर उनको भरने का, दोनों एकदम भिन्न है, टोटली भिन्न है। इसलिए ये सरकार प्रतिनियुक्ति पर भी बाहर के प्राइवेट सेक्टर से लाना चाहती थी, और एससी एसटी ओबीसी को कैसे दरकिनार किए जाए, इसके लिए हर रिक्त पद को, हर जॉइंट सेक्रेटरी के रिक्त पद को वो एकल किया गया, एकल पद में परिवर्तित करके आरक्षण से बाहर कर देना चाह रही थी। इतना ही नहीं धनंजय भाई, ये तो मामला 2014 का चुनाव और उसके बाद जो परिणाम आ गए, लेकिन 2014 तक इस सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, करीब करीब 63 ऐसे विभिन्न डिपार्टमेंट और स्कीमों में लेटरल एंट्री करा दी है। वो एंड करता रिजल्ट, द DOPT argued that under the lateral entry scheme each post needs specific qualification and experience to suit the requirement of each department, industry, ministry where the post is to be filled up, and reservation do not apply to such single posts. So far 63 posts have been filled under lateral entry scheme. मतलब अब तो सवाल यह है कि 2024 के चुनाव के बाद जो परिवर्तन आया, सरकार पीछे हट गई, विपक्ष आगे कूच किया, इसीलिए उनके लिए अब संभव नहीं हो रहा है कि खुलेआम या अंधेरा का सहारा भी लेकर लेटर एंट्री स्कीम को इंप्लीमेंट करें। अब सवाल उठ गए, लेकिन पिछले 10 वर्षों में या 18 के बाद 6 वर्षों में इस सरकार ने 63 पदों पर लेटर एंट्री स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर से लोगों को भरी है। इनको बाहर हकाल पट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस 63 में न जाने कितने एससी, न जाने कितने एसटी, न जाने कितने ओबीसी के अधिकार छीन लिए गए हैं। और ये सारे जो है सब्सटेंशियल पद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी में निर्णय के बाद अब ये मामला तूल पकड़ लिया है कि सब कोटा हो या लेटर एंट्री स्कीम हो, इसका अल्टीमेट अंततोगत्वा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य पिछड़ी जातियों के आरक्षित पदों से उन्हीं को वंचित कैसे रखा जाना चाहिए, कैसे रखा जाएगा। और ये सरकार इस बात के लिए एकदम कमिटेड है, पिछड़ों के अधिकारों को छीनने के लिए। उसकी कृत से, उसके तमाम 2018 के बाद जो DOPT के अंदर जो खेल चला और जिस तरीके से नए नए तरकीबों को अमल में लाया गया, इससे साफ दिखता है कि सरकार पिछड़ी जातियों के वो तमाम बड़े उच्च पद खा जाना चाहती है, वंचित रखना चाहती है। लेकिन चुनाव के बाद जो सत्ता संतुलन में बदल आया,
सरकार के इन मंसूबे पर विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कुछ समर्थक जो पार्टियां हैं वो भी अब अपना दबाव सामाजिक न्याय के नाम पर ही सही अपना दबाव वो बढ़ाते चले जा रहे। और इसीलिए जितेंद्र प्रसाद जी का ये कहना, प्रधानमंत्री को बड़ी सामाजिक न्याय की चिंता है और उस चिंता के चलते उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो विज्ञापन आया है उसको आप वेबसाइट से वापस कर दो, ये झूठ बात, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाली जैसी बात है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ने सरकार की असली मंशा को उजागर कर दिया है, और जब ये उजागर हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी की भी थोड़ी सी आंखें खुली है। चाहे जो भी उनका इरादा हो या जो भी उनका हो सकता, बिहार का चुनाव भी एक मद्देनजर है। हो सकता ये भी कि जिस प्रकार से वक्फ कानून में जो उन्होंने कहा जेडीयू ने, उसमें चिराग पासवान खामोश रहे। टीडीपी ने भी कहा ये नहीं होगा, क्योंकि उधर आंध्रा में टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है क्या मुसलमानों का आरक्षण देंगे। तो ये ताना बाना जो है भारतीय समाज का, उस ताना बाना के चलते आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भारत सरकार की ये जो मंसूबे है कि पिछड़ों का अधिकार छीन लो, वो कामयाब नहीं होने वाला है और सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा। और हम दर्शकों को बतला दें कि ये जो डिटेल जो स्क्रिप्ट है, जो डिटेल स्टोरी है इंडियन एक्सप्रेस की, हम जम्मू भाई को इसीलिए बुलाए था कि उस पर डिटेल हम बात कर सके। मैं आधा घंटा लगातार बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो और नटसेल में ये समझ लीजिए वो सिलसिलेवार तरीके से कि 19 मार्च को क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है 23 मार्च को क्या हुआ, फिर जो है 25 मार्च को क्या हुआ, फिर 9 मई को क्या हुआ, फिर 10 मई को क्या हुआ, फिर जो है 16 मई को क्या हुआ, फिर 11 जून को क्या हुआ, फिर 18 जून को क्या हुआ। वो बाकायदा, जिसको अगर सही भाषा में कहें तो ये मिनट्स है, मिनट्स का नटसेल है कि उस दिन मीटिंग हुई तो ये हुआ, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, फिर इंस्ट्रक्शन का ये जवाब आया, फिर इस जवाब के बाद ये निर्णय लिया गया, फिर इसमें ये विचार किया गया। और ये डिटेल बताने का पर्पस ये है कि आप समझिए कि किस तरह से ये सरकार पकड़ी गई है एक जगह, लेकिन कहां कहां क्या क्या किया है वो तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार का षड्यंत्र पकड़ा गया है। एग्जैक्टली। और इसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है आरक्षण की जो नीति है, आरक्षण का जो प्रभाव है, उन दोनों को कम करने में लगी रही। और लेटरल एंट्री जो है, लेटरल एंट्री तो इसलिए था ही नहीं कि स्थायी पद पे लाया जाए। ये सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत महत्वपूर्ण मत होते हैं, सिग्नेटरी होते हैं, उनके सिग्नेचर के बिना कुछ हो नहीं सकता। उन पदों पर जैसा कि आरोप लग रहा है कि आरएसएस के लोग बिठाए गए या कारपोरेट कंपनियों के लोग लाए गए, ताकि आपको जो मन करता है उस तरह से आगे बढ़ा लीजिए, सरकार नीतियां बना लीजिए आप। ये जो साजिश है, और इसमें आरक्षण को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। और ये आज क्या मर रहा है मीडिया में, चूंकि इनके पास मीडिया सेल है, इनके पास आईटी सेल है, वो खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। तो आधा सच फैलाया गया, ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बिल्कुल किया, लेटरल एंट्री का काम किया कांग्रेस ने, लेकिन उसमें आरक्षण वाले पदों को बाहर रखा। अगर लेटरल एंट्री की जाती है तो आरक्षण वाले पद पे नहीं की जा सकती है, और जो लेटरल एंट्री होगी अलग से अनारक्षित पदों पर, उसके अनुपात में भी आरक्षित पदों को आरक्षण वाले पदों से भरा जाएगा। ये साफ साफ है। और जिस तरह से ये सरकार ने किया, उसमें मंशा साफ जाहिर होती है कि आरक्षित पद पर आने वाले लोग या आरक्षण के माध्यम से आने वाले लोग, ओबीसी, एसटी, एससी लोगों को कैसे रोका जाए। सर, नौकरशाही में नॉट फाउंड सुटेबल भी उसी का पार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉट फाउंड सुटेबल, ईडब्ल्यूएस, ये सब आरक्षण को खत्म करने का अलग अलग
पैमाना है, अलग अलग सीढ़ी है कि या हथियार है कहिए कि ईडब्ल्यूएस के द्वारा आरक्षण को खत्म किया जाए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा गया, उसको सवर्ण आरक्षण नहीं कहा गया, लेकिन वो मूलतः सवर्णों के लिए आरक्षण। 15% सवर्ण है, 10% आप जो है ईडब्ल्यूएस कह करके आरक्षण दे रहे हैं। ये बेईमानी यहाँ देखिए। 50% करीब ओबीसी है और उसको अपने 27% पे निपटा दिया है। उसमें भी 27% में कहा क्रीमी लेयर है, 8 लाख से जो ऊपर कमाने वाले लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, उसमें भी बैरियर लगा दिया। तो जो सक्षम लोग हैं उनको आप आने नहीं दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो भरा नहीं जाएगा। वो सक्षम लोगों को बाहर कर दोगे तो आज की तारीख में पढ़ाई कितनी महंगी है ये समझिए। कल हमने रात में प्रोग्राम इसी पे किया था कि जब यूजीसी को कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं दीजिए, आप कर्ज दीजिए, और यूनिवर्सिटी की हालत खस्ता हो गई है, उनके पास पैसा नहीं है अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? उनके पास जो जमीनें हैं उसको बेचेंगे, जो उनके पास बिल्डिंग्स है उनको रेंट आउट करेंगे, शादी ब्याह को देंगे, और अगर वो भी उससे भी खर्च पूरा नहीं होगा तो फीस बढ़ाएंगे। और फीस का बोझ किस पर पड़ेगा? एसटी, एससी, ओबीसी पे ज्यादा पड़ेगा, सवर्णों पर भी पड़ेगा, लेकिन सवर्णों पर तो कम पड़ेगा। ये भी देखा जा रहा कि ईडब्ल्यूएस में कितनी गड़बड़ियां की जा रही है, नकली सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं। कल प्रोफेसर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो एडमिशन लिया हुआ है उनमें से ज्यादातर बच्चे बड़ी गाड़ियों से आते हैं। बड़ी गाड़ियां कहाँ से आएंगी? कौन बड़ी गाड़ियां? 8 लाख से कम कमाई वाला आदमी बड़ी गाड़ी लेके घूम सकता है सालाना? 8 लाख से कम कमाने वाला, और वो महानगर में रह सकता है? 8 लाख अगर कमा रहा है, यानी मुझे लगता है 75,000 रुपये प्रति मंथ है, तो 75,000 रुपया प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति क्या बड़ी गाड़ी से घूम सकता है? नहीं घूम सकता है। उसका अपना खर्चा, नॉर्मल खर्चा भी चलाएगा तो भारी पड़ेगा वो। अब ऐसी स्थिति में सरकार की जो कोशिश है वो साफ जाहिर होती है, उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। और अब जब चूंकि विपक्ष अभी इस बार जो है विपक्ष भी मजबूत है, उसके अलावा सत्ता पक्ष में जो है बैसाखी पे सत्ता पक्ष, और चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या और दूसरे उनके साथी हो, उनको अपना भविष्य भी तो देखना है, और उनके भविष्य में आरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए ये अभी इस बार लेटर, पहले तो लेटर एंट्री से भर्ती हो चुकी है, तो अभी काम कर रहे हैं 57 अधिकारी है जो लेटर एंट्री वाले अभी काम कर रहे हैं। ये 45 नया किया जाना था, और 45 नया जो किया जाना था जिस पर हंगामा हुआ, आप ट्विटर वगैरह पे जाएंगे तो जितने प्रबुद्ध लोग हैं तमाम जो है वो लिख रहे हैं इस बात को, जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं इस बात को उठा रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। तब सरकार के नेताओं ने, मंत्रियों ने कहा ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? वो जम्मू भाई ने आपको डिटेल बतला दी कि उसमें वो प्रावधान नहीं था। तो ये उनकी मंशा है। हमारे इस कार्यक्रम की मंशा भी यही है कि सच आपके सामने आए। ये हमारा लक्ष्य था कि हम सच आपके सामने रखें, ये सरकार क्या चाहती है, किस तरह से काम कर रही है, और अब जब कमजोर हो रही, आप समझिए कि किस तरह से बिल बाहर हो रहा है, पास नहीं हो पा रहे हैं, विधेयक प्रेजेंट भी नहीं किए जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जाते हो तो जेपीसी में लाए जाते हैं। ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो कितना खतरनाक कार्यकाल रहा होगा वो अंदाजा लगाइए। और जब सरकार बदलेगी, जब कभी, तब जब जांच होगी तो आपको ढेर सारे सच आएंगे, आपके सामने आएंगे। और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को जिस तरह से आम आदमी से, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी मतलब वो मत समझिए जो 5 किलो अनाज लेने वाला है, मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पढ़ने वाली पोजीशन में ही नहीं है। गरीब आदमी मतलब जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जो अपने बच्चे को किसी तरह से काट कपट के पढ़ाता है और चाहता है कि सपने देखता है कि हमारा बच्चा उचित जगह पे जॉब करे, तरक्की करे जीवन में, वो महंगी फीस भरता है कॉलेजों की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसकी हकमारी का भी इंतजाम है इस सरकार में। जम्मू भाई, आपका आभार, आप शॉर्ट नोटिस पे आए, आपने डिटेल बतलाया, क्रमवार बतलाया, और जो दर्शक हमारे साथी हैं आप लोगों का भी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम। धन्यवाद।